भाई नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं कोशिका। कोशिका के बारे में हम जानते हैं कि कोशिका है क्या, और कोशिका हमारे शरीर की जो इकाई है हमारे बॉडी की, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि कोशिका है क्या। और हमारे इस पूरे बॉडी का निर्माण कोशिका के माध्यम से हुआ है। कोशिका, छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर के असंख्य कोशिकाएं बनी हैं। असंख्य कोशिकाओं से ही हमारे क्या है, शरीर का निर्माण हुआ है। तो हम इसके बारे में जानते हैं कि कोशिका है क्या। देखिए, इसका अगर नाम देखें तो इसका नाम होता है साइटो। इसका नाम क्या है? साइटो है। क्या भैया? साइटो इसका नाम है। और साइटो का अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अगर इसका अध्ययन का देखें तो साइटोलॉजी कहलाता है। इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है भैया? अध्ययन। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक, इसका नाम साइटो है और इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले अगर कोशिका को किसी व्यक्ति ने देखा था, हालांकि वह मृत कोशिका थी, मरी हुई कोशिका थी, लेकिन सबसे पहला अगर किसी को श्रेय जाता है तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक को जाता है। किसे जाता है? रॉबर्ट हुक। इसीलिए इन्हें कोशिका का जनक कहा जाता है। हाँ जी, कोशिका का इन्हें जनक कहा जाता है। किसे? रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक को कोशिका का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। इन्होंने कब खोज किया था? 1665 ईस्वी में इन्होंने खोजा था कोशिका को, लेकिन ये मरी हुई कोशिका थी। फिर उसके बाद जीवित कोशिका बात आती। फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी भैया? ल्यूबेनहाक ने किया था। कब? 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में इसकी खोज जिन्होंने किया था वो किया था ल्यूबेनहाक ने। 1664 ईस्वी में इनका पूरा नाम अगर देखें तो एंडोनिवान ल्यूबेनहाक था। 1674 ईस्वी में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया था। फिर इसके बाद सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने दिया था। उनका नाम था स्लाइडेन स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे। स्लाइडेन स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने क्या दिया था? सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब बात आती है, अगर ओवरऑल कोशिका को देखा जाए तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी अगर कोशिका देखा जाए तो शुतुरमुर्ग है। कौन है भैया? शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग है। अंडा जो है शुतुरमुर्ग का वो सबसे बड़ा है। वो क्या है? सबसे बड़ा है। ओवरऑल अगर देखा जाए सबसे बड़ी कोशिका देखी जाए। सबसे छोटी कोशिका देखी जाए तो क्या है? माइक्रोप्लाज्मा है। हाँ जी, सबसे छोटी कोशिका अगर देखा जाए तो माइक्रोप्लाज्मा है। ये सबसे छोटी कोशिका है और ये सबसे बड़ी कोशिका है अगर ओवरऑल देखा जाए तो। लेकिन अगर मनुष्य में देखा जाए, अगर हम मनुष्यों में देखा जाए तो मनुष्यों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? अस्पम है, जो कि मेल में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। जो कि अस्पम क्या होता है? अंडाणु में पाया जाता है, अंडकोश में पाया जाता है, वहाँ पर अस्पम बनता है। वो अस्पम ही बाद में जब सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है तो वहाँ से बाहर निकल कर आता है तो वो अपना इस सृष्टि का सृजन करता है। और सबसे बड़ी कोशिका अगर मनुष्यों में देखी जाए तो कौन सी है भैया? अंडाणु है। कौन है? अंडाणु है, जो कि क्या कहते हैं, स्त्रियों में पाया जाता है, अंडाणु है। लेकिन अगर मनुष्यों में ही सबसे लंबी कोशिका देखी जाए तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? कौन सी है? न्यूरॉन है, जो कि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। ये सबसे लंबी कोशिका हो गई। चलिए, ये ओवरऑल हमें ये छोटी छोटी जानकारियाँ थी। ये छोटी जानकारियाँ सबको पता है, इसलिए यहाँ पर इस पर ज़्यादा चर्चा न करके हम मुख्य पॉइंट पर आते हैं। देखिए, हमारी कोशिका का निर्माण होता कैसे है? सबसे पहली बात तो एक पन्नी होती है। क्या होती है? पन्नी। वो पन्नी हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी अगर आप दुकान खोलते हैं, कोई भी दुकान खोलते हैं, मान लीजिए सब्जी की आप दुकान खोल रहे हैं, सपोज दैट मान लीजिए सब्जी की दुकान खोल रहे हैं। सब्जी की दुकान में समझिए कि आप ग्राहक हैं। तो आप ग्राहक हैं तो आप जब भी जाएंगे तो सब्जी की दुकान पे तो सब्जी वाला दुकान वाला क्या करेगा? आपको सबसे पहले छोटी छोटी चीजें देगा। जो भी आप परचेज करें, आलू, टमाटर, गोभी, बैगन, जो भी आप परचेज करेंगे वो आपको देगा। लेकिन वो काहे में देगा? क्या आलू 5 किलो आलू आपको ऐसे ही हाथ में पकड़ा देगा? 5 किलो आलू नहीं पकड़ा पाएगा। तो उसे जिसकी आवश्यकता होगी, एक पॉलीथीन की आवश्यकता होगी। उस पॉलीथीन में वो क्या करेगा? सारी चीजों को डालेगा। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी कोशिका झिल्ली होती है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। उसी प्रकार की कोशिका
कोशिका झिल्ली होती है वह कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। उसी के अंदर हमारी क्या होती है, सारी की सारी क्या कहते हैं, कोशिका जो भी अंग होते हैं उसी के सब अंदर होते हैं। तो जो अगर कोशिका झिल्ली की बात करें तो ये पादप और जंतुओं दोनों में पाए जाते हैं। यह प्रोटीन का बना होता है और इसी के अंदर ही सभी अंग उपस्थित रहते हैं। तो ये इसीलिए इसी के अंदर सारे गोभी, टमाटर, बैगन जो भी हैं, आलू, सब इसी के अंदर उपस्थित रहेंगे। गोभी का अलग वर्ग है, टमाटर का अलग वर्ग है, बैगन का अलग काम है। तो ठीक उसी प्रकार से इसके अंदर जो भी अभी आएंगे आपके पास जो भी आएंगे, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो जिसे हिंदी में सूत्रकणिका बोलते हैं, चाहे वो आपको लाइसोसोम हो, चाहे वो ईआर हो आपका, तो ये जो भी प्रोडक्ट होंगे इन सब के अलग अलग वर्ग भी होंगे, तो वो अपना अलग अलग काम भी करेंगे। आइए, तो सबसे पहला आपका आता है, सबसे पहला जो आता है वो होता है कोशिका झिल्ली होती है। कौन सी होती है भैया? कोशिका झिल्ली। आपका सबसे पहले आता है कोशिका झिल्ली होता है, जिसे इंग्लिश में मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। यह प्रोटीन का बना होता है। इसी के अंदर हमारे शरीर के सभी अंग उपस्थित रहते हैं। ये दो के दोनों में पाया जाता है। ये पहली बात जान लीजिएगा कि ये जंतुओं में और पादपों में दोनों में पाया जाता है। ये जंतुओं में और प्लस पादपों में दोनों में पाया जाता है। पादप मतलब पेड़ पौधे, पादपों में भी पाया जाता है, अर्थात पेड़ पौधों में भी ये पाया जाता है। ये छोटी सी हमारी कहानी थी। इसके बारे में जानने के तत्पश्चात हम आगे की ओर चलते हैं। अगर देखें तो यहाँ पर अगर पादपों और जंतुओं की हमने बातें की हैं, तो एक और होता है जो सिर्फ पादपों में पाया जाता है। ये तो कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, लेकिन एक ऐसी चीज होती है जो कि क्या कहते हैं, सिर्फ पादपों में पाई जाती है। उसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं उसे? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है वो हमारी दो के दोनों में पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ पादपों में पाई जाती है। ये सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। ये सिर्फ और सिर्फ पादपों में मतलब पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। पादप क्या होते हैं? वे चीजें जो स्थिर एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं, बस हिल डुल सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पादप कहलाते हैं। लेकिन जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल फिर सकते हैं वो क्या होते हैं? जंतु होते हैं। ठीक, ये छोटी सी जानकारी थी कि पादप क्या होते हैं, जंतु क्या होते हैं। कोशिका भित्ति हो गई। अब अगली अगर पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट जब हम देखेंगे तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगला पॉइंट अगर देखें तो वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसे हिंदी में सूत्रकणिका बोलते हैं। सूत्रकणिका बोलते हैं। ये क्या होता है भैया? ये अगर यूं देखें तो ये ऊर्जा का निर्माण करता है। काहे का भैया? ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज से ऊर्जा का निर्माण हो जाता है, ऊर्जा बन जाता है और ये ग्लूकोज ऊर्जा का काम करने लगता है। और ये कहाँ से बनता है? सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं और सांस लेने के बाद जो भी हम सांस, जैसे सपोज दैट हमने क्या लिया भैया? सांस ले लिया। जैसे देखिए हम सांस लिए, ये किस में परिवर्तित हो गया? ये क्रेब्स में हुआ। इससे क्या हुआ? 38 एटीपी ऊर्जा जनरेट हुई। 38 एटीपी। इससे क्या बन गया? आपका ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज से क्या बन गया? ऊर्जा बन गया। हाँ जी, इसकी खोज किया था अल्टमैन ने। ये सूत्रकणिका की अगर खोज देखें तो इसकी खोज किसने किया था? अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था इसकी खोज। और यहाँ से ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। अब देखिए ऊर्जा, मान लीजिए हमारी कोशिका ने क्या कर दिया भाई, अगर हम मान लीजिए सपोज दैट में घर में कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो प्रोडक्ट बहुत ढेर सारा हम बना लिए, लेकिन उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक कहीं जरूरत जहाँ है वहाँ ले जाने वाला व्यक्ति ही ना मिले, तो वो स्टोर होने से क्या फायदा है? वो एक दिन स्टोर होते होते खराब हो जाएगा। तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला साधन होना चाहिए कि ऐसा कोई व्यक्ति हमें मिल जाए जो हमारे इस सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सके। तो ऐसे ही कोशिका में भी एक ऐसी चीज बनी जो कि एक स्थान से उस वस्तु को कहाँ? दूसरे स्थान तक ले जा सके। उसे क्या बोलते हैं? आपका गाल्जी बॉडी बोलते हैं, उसे गाल्जिकाय बोलते हैं। हाँ जी, गाल्जिकाय बोलते हैं, गाल्जी बॉडी इसे बोलते हैं। एक स्थान से ये क्या करता है? ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसे ले जाने का काम करता है। इसकी जो खोज किया था वो किया था कैमिलो गाल्जी ने किया था। इसकी खोज अगर किसी ने किया था गाल्जी बॉडी की तो वो कैमिलो गाल्जी ने किया था। ये क्या करता है? परिवहन का काम करता है, ऊर्जा परिवहन का। जैसे सपोज दैट हम इस वक्त बोल रहे हैं तो हमारी जीभ पटर 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 चल रही है। अब यहाँ पर ऊर्जा है,
तभी ये बोल पा रही है। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद इसे ऊर्जा में इसके पास कमी भी होगी। अगर ऊर्जा नहीं आएगा, इसके पास ऊर्जा नहीं आएगा तो एक टाइम क्या होगा, ये धीरे धीरे जैसे मशीन ही होती है जो डीजल से चलती है, वो देखिए अगर आप उसमें डीजल डाल दीजिए तो काफ़ी देर तक चलेगी, जैसे ही डीजल खत्म वैसे ही मशीन खड़ी हो जाएगी। हाँ जी, वैसे ही हमारी शरीर भी है। वैसे शरीर के कोई भी अंग बहुत ज़्यादा काम कर रहा है तभी काम करेगा, तब तक काम करेगा जब तक उस पर ऊर्जा है। जैसे ही ऊर्जा खत्म वैसे ही वो चीज़ वो बंद हो जाएगी। तो फिर गालजिका क्या करता है, गाल्जी बॉडी क्या करता है, ये एक स्थान से जैसे कहीं पर काम नहीं हो रहा है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमारा ये पैर अभी रुका हुआ है, ये काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ऊर्जा लाएगा, भैया आप अपना ऊर्जा ऐसा करो, हम आपको देंगे बाद में, आप लाइए ये ऊर्जा दे दीजिए, ये यहाँ बहुत ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ ले जाए। जब पूरी की पूरी बॉडी हमारी जब धीरे धीरे काम करते थक जाएगी, तब वहाँ पर हमें थकान उत्पन्न हो जाएगी और तब वहाँ पर हम रुकेंगे। लेकिन उसके पहले हम नहीं रुकते हैं। तो यहाँ पर गाल्जी बॉडी की वजह से ये क्यों थकान लगती है, क्या पॉइंट होता है और हड्डियाँ में कैसे कौन कौन से रस होते हैं, ये सारी चीज़ें एक बार चर्चा भी किया था। लेकिन एक बार फिर से किसी समय फिर से एक बार अच्छे ढंग से इस पर भी चर्चाएं कर लेंगे, इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, गाल्जी बॉडी होता है, ये क्या करता है, परिवहन का काम करता है, परिवहन का काम करता है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए कि एक होता है हमारा तारक काय। क्या होता है, तारक काय। हमने आपसे बताया था कि आपका बहुत सी चीज़ें होते हैं, सेंट्रोसोम होता है, क्रोमोसोम होता है, हाँ जी, इन सारी चीज़ों में लाइसोसोम होता है। सेंट्रोसोम, लाइसोसोम एंड क्रोमोसोम, इन तीनों चीज़ों में हम डिफरेंस, उस दिन भी हमने आपसे पूछा था, हमने बताया था कि ये देख लीजिए आपके एग्जामों में भी फंस रहे हैं, तो इन तीनों चीज़ों में है क्या, ये क्या क्या भैया, क्रोमोसोम, लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम, ये है क्या। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी डिफिनीशन है। आपको सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ा देते हैं सेंट्रोसोम, जिसे क्या बोलते हैं, तारक काय बोलते हैं। देखिए तीनों पॉइंट हम आपको यहीं पर पढ़ा देते हैं। गाल्जी बॉडी समझ में आ गया। आपका कोशिका वृत्ति, सूत्र कणिका ग्लूकोज का, इसकी खोज अल्टरमैन ने किया था। गाल्जी बॉडी का कैमलो गाल्जी ने किया था। ये परिवहन का काम करता है। अगला पॉइंट जो हमारा आता है, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, तो वो होता है तारक काय, जिसे क्या बोलते हैं भैया, सेंट्रोसोम बोलते हैं इंग्लिश में, तारक काय। देखिए ये सेंट्रोसोम क्या होता है। सबसे पहली बात अगर देखें सेंट्रोसोम है क्या, तो सबसे पहले इसकी खोज किसने किया था, इसकी सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था, तो इसकी खोज किया था बोबरी नामक वैज्ञानिक ने। किसने खोज किया था, बोबरी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था, बोबरी नामक वैज्ञानिक ने। अब ये तारक काय है क्या, तारक काय है क्या, जैसे देखिए हमारी जैसे सपोज दैट कहीं से अगर स्थिति हमारी डैमेज हो गई, घरेलू स्थिति हमारी क्या हो गई, खराब हो गई, टूट रही है हमारी घरेलू स्थितियाँ, या छोटे छोटे हमारे परिवार के, जैसे हम घर के मुखिया हैं, हमारे कोई दो परिवारिक स्वजन हमारी लड़ाई कर लिए, तो वहाँ से हमें दिखाई पड़ रहा है क्या कि यहाँ से रिश्ता टूट रहा है। हाँ जी, तो जो मुखिया होता है वो क्या करेगा, उन दोनों को जोड़ने का काम करेगा ना भैया, उन दोनों को जोड़ने का, फिर से मिलाने का, वो सारी कमियों को दूर करेगा, दोनों को बैठाएगा पास में, बैठा करके उन दोनों की कमियां क्या करेगा, दूर करेगा। तो ठीक इसी प्रकार से तारक काय का काम होता है कि जहाँ से टूटा फूटा होता है उन सबको क्या करता है, ठीक ठाक करने का काम करता है। क्यों, क्योंकि जैसे दो भाई रूठ गए हैं, कोई छोटी छोटी बात हुई होगी, अगर दो के दोनों साझा कर लें, एक दूसरे से क्षमा याचना कर लेते हैं, तो वहाँ ठीक हो जाता है। क्यों, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा हुआ है क्या कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान में एक, पालहि पोषहि सकल सब तुलसी सहित विवेक। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए, मुख के समान होना चाहिए। कैसे मुख के समान होना चाहिए, जो खाने के लिए भी वही है, पीने के लिए भी वही है, बोलने के लिए भी वही है। तो ठीक उसी प्रकार से कौन होना चाहिए, मुखिया होना चाहिए। तो वही अगर देखें तो यहाँ मुखिया का काम नहीं है, लेकिन ये भी क्या करता है, कहीं पर टूट फूट जाता है और इस पुनर्निर्माण का काम करता है। पुनर्निर्माण का कार्य अगर किस कोशिका का निर्माण, एक कोशिका से दो कोशिका, दो से चार, चार से आठ, आठ से 10 बार ऐसे कोशिका का निर्माण करने का काम क्या करता है, सेंट्रोसोम करता है, तारक काय करता है। भाई छोटी छोटी बातें थी, हमारे दो भाई आपस में स्वजन हमारे लड़ गए थे, उन दोनों की गलतफहमी को दूर किया, वो हमारे अपने हो गए। फिर हमारा कोई अपना बंधु लड़ रहा है, पास पड़ोस का लड़ रहा है, हमने उसकी कमियों को दूर किया, वो भी हमारे हो गए। हाँ जी, नहीं होते तो हमें किसी एक के पास बैठते और किसी एक के पास ना बैठते तो वो हमसे रूठ जाता और वो भी रिश्ता टूट जाता। हाँ जी, लेकिन हमने अगर पारिवारिक संबंध है उनके दोनों के जो
खटास था, जो खट्टापन था वो दूर कर दिया, मिठास हो गया, सब लोग मीठे हो गए। हाँ जी, तो वही काम क्या करता है सेंट्रोसोम करता है, तारक काय करता है, ठीक, पुनर्निर्माण करता है, कई चीज़ों को ऐसे निर्मित करता चला जाता है। तो सर्वाधिक अगर मानव शरीर में देखें तो सर्वाधिक कोशिका का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। कहाँ होता है, लीवर में होता है। और सबसे कम कहाँ होता है, तो वो हमारे ब्रेन में होता है। कहाँ होता है, ब्रेन में होता है। अब देखिए ब्रेन में क्यों होता है, क्या ऐसा रीजन है, क्यों, क्योंकि देखिए हमारे पूरे बॉडी में क्या कहते हैं, पुनर्निर्माण होता है। और यही जब अधिक मात्रा में बन जाता है तो कैंसर का रूप ले लेता है। जब यही अधिक मात्रा में बन जाता है तो क्या कहे का काम ले लेता है, कैंसर का रूप ले लेता है। लेकिन ब्रेन में कभी कैंसर नहीं होगा आपको, क्यों, क्योंकि ब्रेन में क्या कहते हैं, बनता ही नहीं है। लेकिन ब्रेन ट्यूमर होता है। अब जब भी आप देखोगे तो क्या होगा, आपको जब भी किसी व्यक्ति से आप मिलोगे तो आपको ब्रेन ट्यूमर आपको पता चलेगा। तो एक आपको चीज़ होगी, वो होगी क्या, ब्रेन ट्यूमर। जब भी आप देखेंगे तो आपको ब्रेन ट्यूमर ज़रूर से ज़रूर देखेंगे कि जब भी आप सुनेंगे किसी व्यक्ति से तो वो ब्रेन ट्यूमर का नाम सुनेंगे। कैंसर कैसे निर्माण होता है, किसी भी अधिक अगर पुनर्निर्माण होने लगता है, कोशिका का अधिक निर्माण होने लगता है तो वहाँ पर कैंसर का रूप ले लेता है। लेकिन ब्रेन में नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ब्रेन जो होता है हमारा, ब्रेन में क्या होता है, आपका 90%, क्या भैया, लगभग 90% आपका न्यूरॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका भी यही है, न्यूरॉन ही है। सबसे लंबी कोशिका है, ये किस प्रकार की होती है, ऐसे ऐसे करके ये ऐसे चलती है, ये सबसे बड़ी लंबी कोशिका होती है। हाँ जी, ये सबसे बड़ी न्यूरॉन कोशिका होती है। लेकिन यहीं पर ब्रेन ट्यूमर क्यों बनता है, क्यों, क्योंकि 10%, क्या भैया, क्यों यहाँ पर होता है, क्यों, क्योंकि ये जो 10% होता है, इसी 10% में गिलियल सेल पाया जाता है। कौन सा सेल पाया जाता है, गिलियल सेल पाया जाता है। गिलियल सेल की वजह से यहाँ पर क्या होता है, गिलियल सेल पे क्या पाया जाता है, आपका यहाँ पर पुनर्निर्माण होता है, कोशिका का निर्माण होता है। और इसी की वजह से 10% की वजह से यहाँ पर क्या होता है, ट्यूमर का निर्माण हो जाता है। हाँ जी, इस वजह से होता है। तो ब्रेन पर क्यों होता है, ये छोटी सी कहानी थी, ये आपको हमने बता दिया। आगे की पॉइंट में आते हैं। तो आगे की जो पॉइंट हमारी बनती है वो होती है रसधानी। हाँ जी, रसधानी होती है, ये क्या करता है, जल संग्रह करता है हमारी पूरी बॉडी में। क्यों, क्योंकि हमने अगर 3 लीटर पानी पिया तो 3 लीटर तो यही नहीं रह जाएगा ना, हमारी वो पूरी बॉडी में हो जाता है। हाँ जी, क्योंकि इसीलिए तो कहा जाता है कि हमारी पूरी बॉडी में क्या होता है, जल होता है। और यही जल क्या करता है, हर जगह अपनी ऊर्जा को जनरेट करने के लिए, सारी चीज़ों का निर्माण करने के लिए होता है। बॉडी में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, जल की ही होती है। यही जब क्या कहते हैं, एक मनुष्य को 1% की कमी हो जाती है मनुष्य के शरीर में तो क्या हो जाता है, प्यास लगने लगती है। और जब यही क्या कहते हैं 10% में हो लगभग बढ़ते आपने पानी नहीं पीने लगातार, तो ये बढ़ते कितना हो जाएगा, 10% तक अगर चला जाएगा तब तक में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो जल की इतनी मात्रा कमी नहीं हो पाती है, अगर हो नहीं पाई तो आपकी मृत्यु हो जाती है। चलिए, हम रसधानी पढ़ चुके हैं, अब अगला हम सेंट्रोसोम पढ़ चुके हैं। हाँ जी, अब आइए अगला हम लाइसोसोम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, लाइसोसोम पढ़ते हैं। देखिए लाइसोसोम क्या होता है, एक तो निर्माण कर रहा है, लेकिन अगर निर्माण में मान लीजिए कोई बाहरी चीजें आई, उन निर्माण को खंडित कर दी या तोड़ फोड़ दी, तो जो तोड़ फोड़ दी, अब भाई हमने क्या किया, निर्माण कर दिया, 2 भाइयों को आपस में मिला दिया। लेकिन वो मिलने के बजाय वो किसी दूसरे व्यक्ति की बात सुनेंगे, तो किसी दूसरे व्यक्ति की बात, अगर छोटा वाला भाई दूसरे व्यक्ति की बात सुन रहा है तो फिर कहाँ से काम हो रहा है, तब तो वो दूसरों की बात मानेगा, हमारी बात नहीं मानेगा, क्योंकि उसे तो कोई बाहरी व्यक्ति आकर के समझा रहा है ना, समझा नहीं रहा है, बल्कि क्या कहते हैं, महाभारत का शकुनी बना हुआ है ना। और जब महाभारत का शकुनी बना हुआ है तो सिंपल सी बात है कि क्या करते हैं, फोड़ेगा ही, घर को फोड़ने का काम करेगा, और फोड़ेगा तो फिर उसके बाद यही क्या कहते हैं, जो अभी मुखिया का काम कर रहा था वो क्या करेगा, साला बदतमीज है यार, कब से इसे समझा रहे हैं, भाग जा तू हमारे समाज से, यहाँ से निकल जा भाई, तुझे जितना पैसा चाहिए तू ले ले, लेकिन मेरे समाज को दूषित मत करो। ये काम कौन करता है, फिर वहां पर आपका लाइसोसोम करने लगता है ये काम। हाँ जी, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, अगर इसे देखें तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। हाँ जी, कोशिका की आत्महत्या की थैली भी इसे बोला जाता है। क्यों, क्योंकि अगर कहीं भी कोई चीजें खराब हो गई हैं तो उसे क्या करेगा, या तो खा जाएगा, उसे क्या करेगा, खत्म कर देगा, अपने आप में उसे खा करके खत्म कर देगा, उसे गायब कर देगा उस कोशिका को। अगर किसी प्रकार को वहां नुकसान हुआ है तो उसे गायब कर देगी। लेकिन अगर वही स्वयं मर गया, जैसे इस कोशिका में मान लीजिए लाइसोसोम है, लेकिन कोई एक कोशिका मर गई, कोई एक कोशिका क्या हो गई, मर गई, तो लाइसोसोम आएगा तो कहता चल हमारे मिल जा,
अपने अंदर समाहित कर लेगा, इसे हटा देगा। लेकिन अगर मान लीजिए इस कोशिका में बहुत सी चीजें थी और भी जो चीजें जो भी खराब हुई होंगी वो लाइसोसोम ग्रहण कर लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए लाइसोसोम ही नष्ट हो गया, तो ये इतना पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका, इसके अंदर कोशिका झिल्ली अर्थात मेम्ब्रेन्स जो है, और क्या कहते हैं आपका राजधानी, आपका क्या कहते हैं सेंट्रोसोम, आपका ER, जो भी चीज़ें हैं केंद्रक हैं, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। भले सब जीवित रहें, लेकिन ये इसके नष्ट होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, नष्ट होती चली जाएंगी और सबके सब वहाँ से खराब हो जाएंगी। तो उतनी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। हाँ जी। फिर अब जो बगल वाला तारक काय है, मान लीजिए यहाँ पर जो कोशिका है, ये कोशिका क्या करेगी, पुनर्निर्माण करेगी और फिर से यहाँ धीरे धीरे निर्माण करते करते एक दिन पूरी की पूरी भर देगी। ठीक, ये होता है कि किसका काम, आपका लाइसोसोम का काम होता है। ठीक, इसी को आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। ये कोशिका की आत्महत्या की थैली होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, सबको खा जाती है। इसकी खोज अगर देखें तो डी डुबे ने किया था। किसने किया था? डी डुबे ने किया था। इसकी खोज किसकी? लाइसोसोम की। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। और ये आत्महत्या की थैली भी होती है। इसके अंदर बहुत शक्तिशाली जल अपघटन का एंजाइम पाया जाता है, जो कि क्या करता है, कोशिका के सभी जो भी खराब हो जाते हैं उन कोशिकाओं को क्या कर जाता है, खत्म कर देता है। ये आपका लाइसोसोम हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं, तो अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, केंद्रक देख लेते हैं। बस बहुत जल्दी ही केंद्रक देख लेते हैं। केंद्रक क्या होता है? मस्तिष्क जैसे होता है, पावरफुल होता है सबसे बड़ा, तो वैसे ही हमारा क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक होता है, ये भी क्या होता है, मस्तिष्क होता है। ये जैसे हमारे मस्तिष्क, हमारे शरीर का मास्टरमाइंड कौन है? मस्तिष्क है ना। इसी को मॉनिटर भी कहा जाता है, मॉनिटरिंग यही करता है। तो ठीक उसी प्रकार से क्या करता है, केंद्रक करता है। केंद्रक के अंदर ही जीन्स पाए जाते हैं, DNA पाए जाते हैं, RNA पाए जाते हैं। ठीक, ये केंद्रक होता है। और क्या कहते हैं, हाँ एक पॉइंट भूल रहा हूँ, इस केंद्रक के अंदर इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसकी खोज किसकी? केंद्रक की खोज। हाँ जी, ये करता है। अब अगला पॉइंट देख लीजिएगा, ER, कोशिका प्रद्रव कोशिका, क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रव्य कोशिका होती है। अंतःप्रद्रव कोशिका, इसी को इंडोप्लाज्मिक क्या कहते हैं, रेडिकुलम बोलते हैं। आइए, कोशिका प्रद्रव्य को, अरे यार बार इसका नाम ही भूल जाता हूँ। अंतःप्रद्रव्य कोशिका प्रद्रव्य, अंतः करने लगता हूँ, कोशिका अंतःप्रद्रव्य कोशिका, इसी को बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक बोलते हैं। इसी को अंतः रेडिकुलम बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम बोलते हैं। इसके अंदर हड्डी पाई जाती है। सबसे बड़ी बात, इसके अंदर क्या पाई जाती है? हड्डी पाई जाती है इसके अंदर, और बहुत ही मजबूत हड्डी पाई जाती है। अब यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भैया? 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्मूथ, अर्थात ये 2 प्रकार का निर्माण करता है। एक होता है स्मूथ, ER होता है, स्मूथ ER का मतलब इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, और एक होता है रफ ER। अब देखिए क्या होता है, ये अगर ऐसे चीजें हम देख लेते हैं, ये ऐसे, तो ये 2 प्रकार में बटा होता है। एक ये स्मूथ हो गया, ये यस हो गया, यस फॉर स्मूथ हो गया, ये R हो गया। हाँ जी, स्मूथ जो होता है ये वसा का निर्माण, ये वसा का निर्माण होता है, इसलिए ये स्मूथ होता है। यहाँ से किसका निर्माण होता है? वसा का निर्माण होता है। यहाँ से काहे का निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। यहाँ से क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। और ये राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम, अब यहाँ पर पॉइंट देखिएगा, अब बात समझने की आती है। राइबोसोम आपके 2 होते हैं, एक 80S होता है, और एक 70S होता है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जस्ट अभी आपको समझा देता हूँ प्रोकैरियोटिक क्या होता है।
एस मतलब सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, यस का मतलब सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट। राइबोसोम आपके दो होते हैं, एक 80s होता है और एक 70s होता है। ये किसमें पाया जाता है? आपके क्या कहते हैं, रफ ईआर में पाया जाता है। रफ ईआर अंतः प्रद्रव्य कोशिका में पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। आपका इसमें ये क्या होता है, हड्डी का निर्माण होता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, कंकाल, ये जो होता है ये कंकाल की भांति कार्य करता है, अर्थात हड्डी की भांति कार्य करता है। आपका अंतः प्रद्रव्य कोशिका के अंदर यह स्मूथ ईआर और रफ ईआर नामक दो प्रकार के होते हैं। स्मूथ जो होता है वो वसा का निर्माण करता है और जो रफ का होता है वो प्रोटीन अर्थात राइबोसोम का प्रोटीन का निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम पाया जाता है। क्यों राइबोसोम पाया जाता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर भद्दे ऐसे काले काले धब्बे लगे रहते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, रफ ईआर कहलाता है। और यहाँ पर राइबोसोम क्या निर्माण करता है, आपका प्रोटीन का निर्माण करता है। अब यहाँ पर आप एक पॉइंट और देख लीजिएगा कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। ये पॉइंट आप समझ लीजिए, इसमें भिन्नता क्या है और इसमें समानता क्या है। यही बातें समझा करके पॉइंट चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके बाद अब कोई बहुत ही विशेष पॉइंट बचता नहीं है। जो छोटे बहुत पॉइंट छूटे होंगे तो वो आपको बाद में बता देंगे। अब आप देखिए प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में समानता और क्या होता है, इस पर क्या कहते हैं, देखिए भैया, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। एंड यूकैरियोटिक, पहले हम इसमें ये देख लेते हैं इसमें विषमता क्या है। हाँ जी, इसमें असमानता क्या है। तो सबसे पहली बात होती है यह बहुत छोटी कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक क्या होती है, बहुत छोटी कोशिका होती है। ये क्या होती है, बड़ी कोशिका होती है। रीजन क्यों? क्योंकि यहाँ 70s सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट, एस मतलब सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट। जब आपको आरएनए पढ़ाया था, डीएनए और आरएनए पढ़ाया था चैप्टर, याद हो तो ध्यान रखिएगा, आरएनए और डीएनए चैप्टर पढ़ाया था क्लास 12th। हाँ जी, वहां पर कई बार यस आ रहा था। यस का मतलब सेंडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। यहाँ पर यह छोटी कोशिका होती है क्योंकि यहाँ 70s पाया जाता है और यहाँ राइबोसोम पाया जाता है और यहाँ 80s टाइप राइबोसोम पाया जाता है। हाँ जी, 80s राइबोसोम पाया जाता है, जिसकी वजह से यूकैरियोटिक बड़ा होता है और ये होता है, ये केंद्रक विहीन होता है। हाँ जी, इसमें क्या कहते हैं, आपकी जो केंद्रक होती है वो अविकसित होती है और इस पर क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक, इस पर केंद्रक होता है। ये कुछ असमानताएं बता रहा हूं कि इसमें कुछ असमानताएं क्या क्या होती हैं। कुछ असमानताएं जो हैं आपके, उसके बारे में बता रहा हूं। इसमें केंद्रक में किसी भी प्रकार का जो केंद्रक होता है उसमें किसी भी प्रकार का लिफाफा टाइप का नहीं होता है। हाँ जी, जिसमें आरएनए डीएनए वगैरह जीन्स वगैरह, इसमें क्या होता है क्योंकि इसमें आरएनए डीएनए वगैरह भी पाए जाते हैं। इसमें जीव द्रव्य पाया जाता है और इसमें क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया। आपको बताया था ये क्या करता है, ग्लूकोज ऊर्जा का निर्माण करता है। हाँ जी, ऊर्जा का निर्माण करता है। तो जीव द्रव्य पाया जाता है और इसमें क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये तो कुछ हो गया असमानताएं। अब आप बातें कर लेते हैं हम इसकी समानताओं की कि इसमें क्या क्या समानताएं पाई जाती हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें आरएनए दोनों में क्या पाया जाता है, आरएनए डीएनए पाया जाता है। हाँ जी, आरएनए डीएनए पाया जाता है। इसमें क्या, दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका भित्ति की अगर बातें कर ले, कोशिका भित्ति की अगर बातें कर ले तो कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक में आपके जंतु और पादप दोनों आते हैं, इसलिए कोशिका भित्ति तो यूकैरियोटिक में भी हो गया ना। प्रोकैरियोटिक के साथ साथ किस में हो गया, यूकैरियोटिक में हो गया। यूकैरियोटिक में जो आपका क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति होती है वो काहे की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। काहे की, यूकैरियोटिक में जो बनी होती है वो काहे की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और आपकी जो क्या कहते हैं इसमें प्रोकैरियोटिक में बनी होती है वो काहे की बनी होती है, तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। काहे की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है आपकी प्रोकैरियोटिक में। क्लियर? ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आपको समझना आवश्यक था। ये कुछ इसमें समानताएं थी, कुछ इसमें असमानताएं थी। अब एक छोटी सी कहानी है कि जीव द्रव्य की बातें आ गई हैं। तो सर जी जीव द्रव्य है क्या?
हमने बताया कि जीव द्रव्य प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य क्या है सर जी, ये थोड़ी सी कहानी बता दीजिए। तो जो जीव द्रव्य है इसका नामकरण जो किया था वो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। अच्छा, ये है क्या? तो इसमें क्या होता है, 80% जल 80% क्या होता है, जल पाया जाता है। 80% जल पाया जाता है, जो कि क्या होता है, कलरलेस होता है। ये छोटी सी कहानी होती है। और छोटे से और अगर आप देख लें तो आपका अगर और भी देख लें तो सीलिया आपका बचा हुआ है और फेंजिला बचा हुआ है। ये क्या होता है, बाल नुमा संरचना होती है। और ये बाहर शरीर के बाहर क्या करते हैं, ऐसे कोशिकाओं के ऐसे ही बाहर लगे होते हैं, ऐसे बाहर ही लगे रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो भी अगर पोषक पदार्थ आते हैं उन्हें खींच करके क्या लेते हैं, अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, जिससे कोशिकाओं को पोषण प्राप्त हो जाता है। तो बस यही होता है। जो अगर ये देखें तो ये बाल नुमा संरचना होती है। और क्या कहते हैं, जो भी आपके होते हैं उन्हें चूस लेता है और उसे क्या बोलते हैं, आपके ये सारी बन जाते हैं। जो छोटी कोशिका जो छोटे बाल होते हैं उन्हें सीलिया कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। और जो बड़े बड़े बाल होते हैं जो बाहर, ये और भी बाहर होते हैं, जो और भी बाहर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फ्लेजला बोलते हैं जी। सीलिया और फ्लेजला हो गए। ये छोटी छोटी कहानियाँ थी, ये कोशिका के बारे में थे। अब अगला जो पॉइंट अगर हम लेते हैं, अगला पॉइंट जब हम लेते हैं तो इसके बारे में और अधिक जानकारी, और अधिक क्या, अब इसके बारे में और अधिक जानकारियाँ स्पेशली अब आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इतना अच्छा तरीके से पढ़ाने वाला कोई जल्दी मिलता जुलता नहीं है। हाँ जी, तो इतना अच्छे तरीके से आइए एक बार बहुत तेजी के साथ हम पूरी की पूरी चैप्टर को खत्म कर लेते हैं बहुत तेजी के साथ। तो देखिए, कोशिका का नाम साइटो होता है। इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले अगर खोज किसी ने किया था 1675 में, क्या कहते हैं, रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन उन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ल्यूवेनहाग ने 1674 में क्या कहते हैं, इसे जीवित कोशिका का खोज किया था। स्वीडन स्वान नामक 2 वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया था। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग होती है, सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइटोप्लाज्मा होती है। मनुष्यों में अगर देखें तो मनुष्यों में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है और क्या कहते हैं, शुक्राणु होती है। और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। और क्या कहते हैं, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। सबसे अधिक टूटने फूटने वाले पुनर्निर्माण अगर किसी कोशिका में होता है तो वो होता है लीवर में होता है। लीवर में सबसे अधिक पुनर्निर्माण होता है। और हालांकि ओवरऑल हमारे पूरे बॉडी में होता है, मस्तिष्क को छोड़ करके, क्योंकि वहाँ पर न्यूरॉन 90% पाया जाता है। क्या कहते हैं, आपका जो ग्लियल सेल होता है वो 10% पाया जाता है, जिसकी वजह से आपके ट्यूमर पाया जाता है। वो अभी सेंट्रोसोम तारक काय में आपको पढ़ा देते हैं। हाँ जी, तो वहाँ पर हमने बताया भी था कि फिर उसके बाद क्या कहते हैं, आप कोशिका झिल्ली आपने देखा। कोशिका झिल्ली क्या होता है, ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये थैलीनुमा संरचना होती है, इसके अंदर सारी कोशिका होती है। फिर कोशिका भित्ति आपने देखा, कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है। हाँ जी, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। और जो प्रोकैरियोटिक होता है, ये आपने इसके बारे में मैंने बताया, ये भी कोशिका भित्ति इसमें भी पाई जाती है। तो आप फिर उसके बाद आपका जो हमने पढ़ाया वो हमने पढ़ाया कि माइटोकांड्रिया क्या होता है, सूत्रकणिका क्या होती है। सूत्रकणिका क्या होती है, ये ऊर्जा का निर्माण करती है। क्योंकि श्वसन से क्रिप्स बनता है। क्रिप्स का की खोज अल्टमैन ने की थी। श्वसन से क्या बनता है, आपका क्रिप्स बनता है। क्रिप्स इसकी दीवारों को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन से क्रिप्स से एंटीसेप्टिक भी बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऊर्जा का निर्माण कर जाता है। और फिर इसे ढोने वाला क्या बनता है, आपका गाल्जी बॉडी कहलाता है, गाल्जी काय कहलाता है। और इसकी कैमिलो गाल्जी ने इसकी खोज किया था। ठीक, फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है वो आपका होता है तारकाय सेंट्रोसोम आता है। सेंट्रोसोम की अगर बात करें तो सेंट्रोसोम क्या करता है, पुनर्निर्माण का, कोशिका का पुनर्निर्माण करता है। कोशिका से 1 2 3 4 ऐसे बनाता चलता है। और फिर उसके बाद आपको हमने जो पढ़ाया वो लाइसोसोम पढ़ाया। लाइसोसोम की क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। कोशिका की आत्महत्या की थैली इसे बोला जाता है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, कोशिका कोई भी नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, तो वो उसे क्या कर लेता है, ग्रहण करके उसे गायब कर देता है। फिर उसके बाद हमने अच्छा गुणसूत्र हमने नहीं पढ़ा, एक छोटा सा पॉइंट हम भूल गए। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम पढ़ लिया, लाइसोसोम पढ़ लिया, सॉरी क्रोमोसोम हमने नहीं पढ़ा। लाइसोसोम पढ़ लिया, सेंट्रोसोम पढ़ लिया, क्रोमोसोम नहीं पढ़ा। क्रोमोसोम गुणसूत्र होता है, ये मनुष्यों में 46 होते हैं, 23 जोड़ी पाए जाते हैं। और आपको सारी चीज़ें पता है। गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र आपका 2 होते हैं, ऑटोसोम एंड एलोसोम होते हैं। 44 और 2 होते हैं। और 2 से ही क्या कहते हैं, लड़का और लड़की का निर्माण होता है। जो वही जब संबंध स्थापित होता है, संबंध स्थापित होने के बाद वही 2 में 1 डिवाइड हो जाते हैं। तो एक्स अगर मिला और एक्स वाई मिला, एक्स मिला तो लड़की हो गई, एक्स वाई मिल गया तो
लड़का हो गया। ये सारी प्रोसेस बनते हैं वो जब आपको क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन पढ़ा भी चुका हूँ, लेकिन एक अच्छा सा वीडियो, छोटा सा बहुत मिनी वीडियो बनाऊंगा, उस पर आपको क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें समझा दूंगा कि कैसे ये बनता है, किस प्रकार से बनता है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। हाँ जी वहाँ पर ये सारी हम कहानियाँ आपको बताएंगे कि किस किस प्रकार से क्या क्या हानियाँ होती हैं। हाँ जी, और कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे पीरियड्स बनते हैं, पीरियड्स आते हैं, कैसे क्या कहते हैं एंडोमेट्रियम की दीवारें किस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं, और किस प्रकार से क्या कहते हैं बच्चे का पालन पोषण होता है, ये सारी कहानियाँ वहाँ पर पढ़ाएंगे। तो फिर उसके बाद हमने सेंट्रोसोम, लाइसोसोम भी पढ़ लिया और क्रोमोसोम भी पढ़ लिया, ठीक। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा जो ER पढ़ा है, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम पढ़ा अंतः प्रद्रव्य कोशिका पढ़ा हमने। वहाँ पर देखा ये कंकाल की भांति संरचना होती है। इसमें ये दो प्रकार की होती है, आपका स्मूथ और रफ ER होता है। स्मूथ जो होता है वसा का निर्माण करता है, और जो रफ होता है वो काहे का, प्रोटीन का निर्माण करता है। और यही जो प्रोटीन का निर्माण करता है वो क्या कहलाता है, राइबोसोम कहलाता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक 80S और 70S, जिसे S का मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, ठीक। इतनी सारी पॉइंट पढ़ लिया। और भी आपको जो बातें नहीं समझ में आई होंगी या जो बातें नहीं समझ में आएंगी वो आप हमसे डायरेक्टली वार्तालाप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से आप ये सारी बातें एक बार पुनः देख सकते हैं। आशा है कि क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। हाँ जी, हालांकि ये सारी बातें कई बार बता भी चुका हूँ, लेकिन एक बार क्या कहते हैं यहाँ पर हर बच्चों के लिए, हर गरीब बच्चों तक ये सारी चीज़ें पहुँचे, ये सारी जानकारियाँ पहुँचे। क्यों? क्योंकि लगातार धीरे धीरे एग्ज़ाम बहुत ही क्या कहते हैं कंपटीशन बहुत ही हाई होता चला जा रहा है। उस कंपटीशन को हैक करने के लिए हम जो गरीब बच्चे हैं उनके पास क्या होता है, पैसे का अभाव हो जाता है। पैसे के अभाव के हो जाने के लिए आज कोचिंग की फीसें इतनी लंबी हो गई हैं, तो वो बच्चे फीस ही नहीं पे कर पाते हैं। जब फीस पे नहीं कर पाते हैं तो वो कैसे क्या कहते हैं कंपटीशन को क्रैक कर पाएंगे। तो उन कंपटीशनों को क्रैक करने के लिए हम उनके साथ खड़े हुए हैं, हर वक्त खड़े हुए हैं, हर प्रकार से खड़े हुए हैं, हर चीज़ से खड़े हुए हैं। जितना हमारे पास नॉलेज होगा, जिस भी प्रकार का नॉलेज है, हम वो सब आप लोगों के साथ साझा करेंगे। चाहे वो आपका बायोलॉजी से संबंधित हो, चाहे वो आपका केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, चाहे वो आपका क्या कहते हैं भूगोल से हो, इतिहास से हो, इतिहास चाहे तीनों में से चाहे जहाँ से हो। आपको 570 से लेकर के चलूँगा, 570 हजरत मोहम्मद साहब के मध्यकालीन युग अगर आप पढ़ रहे हैं तो 570 ईस्वी से लेकर के चलिए, फिर 570 ईस्वी से आप लेकर चलते चलिए हजरत मोहम्मद कब 622 ईस्वी में मक्का से मदीना गए, मक्का से मदीना में एक इतिहास के रूप में आपको हम पढ़ाते चले जाएंगे। फिर कैसे क्या कहते हैं मोहम्मद गजनवी आता है, मोहम्मद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी आता है, फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, इल्तुतमिश आता है, रजिया सुल्तान से उसके पहला भाई आता है, फिर उसके बाद इल्तुतमिश, ये सारी नसरुद्दीन आता है, बलबल आता है। ये सारी कहानियाँ आपको, ये सारी एक एक पॉइंट आपको एक एक डेट के साथ याद करा दूंगा। बस आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, आपकी समस्या हमारी समस्या है, बस आप हमारे साथ साझा कीजिए, ठीक है। ओके, क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, आशा है। अपना काम कर दीजिएगा। ओके, बाय।